बादल बाहर निकलकर कविताएं और गीत गा रहा था, जिसे सुनकर राज बाबा बैरागी की तरफ देखने लगा। टफी हमेशा सीनियर को बेवकूफ कहता है, जबकि टफी तो बाबा बैरागी का पालतू जानवर है। भले ही वो लगातार यही बात कहता रहे, तब भी सीनियर को गुस्सा नहीं आता और वो उसे प्यार ही करते हैं। लेकिन ये बादल टफी नहीं है। अगर वो अपनी कविता और गीतों में इसी तरह सीनियर को बेवकूफ बोलता रहा तो इसकी तो मौत पक्की है। राज ने मनी मन सोचा, लगता है मुझे इसे मेरी नई 5 अंगुल पर्वत बंदिश टेक्निक का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। इस बार मैं इसके मरने तक इसे कैद रखूंगा। बाबा बैरागी ने गुस्सा होकर कहा। राज को बादल के लिए काफी दुख हुआ। वो सीसीटीवी की स्क्रीन में देख रहा था कि बादल उस जगह पर जमा हुआ था। उसने अपना हाथ उठा रखा है और चारों तरफ घूम रहा है। बाबा बैरागी के कोहरा बढ़ा देने के कारण बादल उसके पार नहीं देख पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था। बाहर आने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं हुआ? क्या बाबा बैरागी ने मेरे लिए कोई जाल बिछा रखा है? बादल ने अपने आप से कहा। खैर, उसे इस सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब आखिरकार वो आजाद हो चुका था। तलवार आओ! बादल ने चिल्ला कर कहा। एक मोती उसके हाथ में दिखा, जो तुरंत ही तलवार में बदल गया। इसके बाद वो तलवार पर सवार हुए और ऊपर उड़ गया। बादल अभी भी कोई पुरानी सी कविता गा रहा था, जिससे साफ होता था कि उसे पुरानी कविताएं पसंद थी। लेकिन कविताएं गाने में वो बहुत ही बुरा था। इतने समय तक बंद रहने के कारण उसके कपड़े पुराने हो चुके थे। इस कारण वो किसी भिखारी की तरह भी लग रहा था। सीनियर, आप इसे दोबारा नहीं पकड़ रहे हैं? बादल को दूर जाता देखकर राज ने पूछा। ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। अगर मैंने इसे अभी पकड़कर कैद कर दिया तो ये काफी बेदर्दी होगी ना। मैं उसे कुछ दिनों के लिए आजाद छोड़ने का सोच रहा हूँ। जरा उसे भी नई दुनिया का मजा लेने दो। जैसे ही उसे ये दुनिया पसंद आने लगेगी, मैं उसे पकड़कर कैद कर दूंगा। इस दुनिया को जानने के बाद उसे ज्यादा दुख होगा। बाबा बैरागी ने मुस्कुराकर कहा। बाबा बैरागी की बात ठीक वैसी ही थी जैसे अगर किसी किताबें पढ़ने वाले या टीवी देखने वाले को अचानक से इंटरनेट दे दिया जाए और अपनी पुरानी जिंदगी की जगह उसे इंटरनेट पसंद आने लगे। ऐसे में अगर उसे इंटरनेट से एक दिन भी दूर रखा जाए तो उसे अजीब लगेगा। लेकिन अगर किसी दिन उसका कंप्यूटर खराब हो जाए या इंटरनेट बंद हो जाए तो 1-2 दिन तक तो वो कैसे भी काट लेगा, लेकिन उससे आगे शायद वो पागल हो सकता था। इसके अलावा मैंने बादल के शरीर पर एक डिवाइस भी लगा रखी है, इसलिए वो कभी भी मेरी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। बाबा बैरागी ने कहा। बाप रे, मुझे कभी भी इन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। राज ने मनी मन सोचा। इसके बाद वसीम, बाबा बैरागी और राज बादल को दूर जाता हुआ देखते रहे। हालांकि पॉकेटमार कबीले की सलोनी वसीम को घूर रही थी। उसके दिमाग में पॉकेटमार कबीले की लड़की और एक सुंदर आदमी के बीच की प्रेम कहानी चल रही थी। शायद बादल की कहानी का यही अंत था, लेकिन क्या बादल दोबारा खुशी हासिल कर पाएगा? बादल के जाते ही एक तलवार आसमान में चमकी और नीचे की तरफ आई, जिससे शाही शेर उतरता दिखाई दिया। राज, शाही शेर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाबा बैरागी और वसीम पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। हालांकि वो थोड़ी ही देर में दोबारा मुस्कुराने लगा। सीनियर, आप तो काफी तेज निकले। मैं जिसकी बात कर रहा था वो असीम कबीले का आदमी ये रहा। सीनियर वसीम और सीनियर बाबा बैरागी ने पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया है। राज ने जिगोलो की तरफ इशारा करके कहा। इस बार मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। शाही शेर ने जिगोलो के पास आकर कहा। फिर उसने जिगोलो की तलाशी ली। उसे कुछ छोटी बड़ी शीशियां मिली, एक काली तलवार मिली और एक कोहरे की गेंद मिली। उसने इन सभी चीजों को कैद कर दिया और राज की तरफ उछाल दिया। राज, इन्हें तुम रख लो। करीब 1 या 2 महीने में जब मैं इसके कबीले की शाखा से निपटूंगा तो तुम इनका इस्तेमाल कर पाओगे। तब ये बिना मालिक का सामान बेचेगा और तुम इसके मालिक बन सकते हो। शाही शेर ने कहा। उड़ती तलवार और बाकी जादुई खजाना उनके मालिक के मौजूदगी में किसी और के कोई काम का नहीं रहता था। बिना मालिक की मौत के इन सब का इस्तेमाल बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। इसी कारण शाही शेर ने इस सामान को कैद करके उसे सुरक्षित कर दिया था।
कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो जिगोलो को निपटा देगा तो उसका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद राज इन सब सामानों का इस्तेमाल कर सकता था। राज, अभी के लिए मैं निकलता हूँ, मैं तुमसे उस डिनर पार्टी में मिलता हूँ। शाही शेर ने जिगोलो को पकड़कर अलविदा कहा। वसीम और बाबा बैरागी से अलविदा कहकर शाही शेर वहां से गायब हो गया। मैं तो भूल ही गया था कि राज आजकल सीनियर वसीम के साथ है। मैंने तो अभी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली होती। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं वहां से निकल आया, शाही शेर ने बड़बड़ाते हुए कहा। सीनियर बाबा बैरागी, हम भी अब निकलते हैं, राज ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम टफी का कुछ दिन तक और ख्याल रखो। जैसे ही मैं बादल को पकड़कर दोबारा कैद करूंगा, मैं उसे वापस ले आऊंगा। बाबा बैरागी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं समझता हूं, मैं टफी को भी ये बात बता दूंगा, राज ने हाथ हिलाकर कहा। थोड़ी ही देर में बाबा बैरागी अपनी तलवार पर बैठकर वहां से निकल गया। अरे, सभी लोग चले गए। जैसे ही पॉकेट मार कबीले की सलोनी को होश आया तो आसपास कोई नहीं था। वो वहां अकेले बची थी। क्या अब मैं आजाद हूँ? लेकिन मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? इस तरह अकेले छोड़े जाने पर सलोनी को थोड़ा अजीब लगा था। फिर उसने अपने दांत पीसे और जिस तरफ राज और वसीम गए थे उस तरफ देखने लगी। मैं वापस आऊंगी, उसने कहा। राज वसीम की उड़ती तलवार पर सवार था, लेकिन इस बार उसके पैर कांप रहे थे। शायद ये बंजी जंपिंग के कारण था। अगली बार मैं कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचूंगा, राज ने मनी मन सोचा। तभी उसका फोन बजने लगा। राज ने फोन निकालकर देखा तो रोहन का कॉल था। अब तक रात हो चुकी थी, लेकिन रोहन इतनी रात को फोन क्यों कर रहा था, जबकि उसे तो सो जाना चाहिए था। राज ने फोन उठाया। राज, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें देखने गया था, तुम वहां नहीं थे। रोहन ने परेशान होकर पूछा। नींद न आने के कारण रोहन राज के कमरे में गया था ताकि वो थोड़ी बातें कर सके। लेकिन जैसे ही रोहन राज के कमरे में गया, उसे कमरा खाली मिला और कार की चाबी वहीं रखी होने के कारण उसे चिंता होने लगी। मैं तो बस सिगरेट लेने गया था, मैं बस अभी घर पहुंचता हूँ, राज ने तुरंत जवाब दिया। तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? रुको, तुम्हें किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया है? क्या मैं पुलिस को फोन लगाऊं? रोहन ने धीमी आवाज में कहा। तुम कुछ भी ऊट पटांग सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, राज ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा ठीक है, तो जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, रोहन ने जवाब दिया। राज ने हंसकर फोन रख दिया। सीनियर, क्या आप पहले मुझे ऋषिकेश पहुंचा देंगे? राज ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं दूसरी उड़ती तलवार में तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। मैं शल्य के घर पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। आप दूसरी उड़ती तलवार से मुझे वहां पहुंचाएंगे? राज उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वसीम किसी दूसरी उड़ती तलवार को बिना चलाए उसे कैसे पहुंचाने वाला था। हाँ, ये काफी आसान है, ये उड़ती तलवार पर डिलीवरी भेजने जैसा है, वसीम ने कहा। डिलीवरी पहुंचाने जैसा? लेकिन उसमें तो किसी जादूगर को वहां मौजूद होना जरूरी होता है ना? राज ने पूछा। राज को याद था कि जब शल्य ने फकीर से उड़ती तलवार से डिलीवरी ली थी तो उसे ठीक पोजीशन लॉक करनी पड़ी थी, इसके बाद ही डिलीवरी हो पाई थी। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस उस जगह का पता बताओ, मैं फोन पर उस जगह के कोऑर्डिनेट देखकर उस जगह पर तुम्हें भेज दूंगा। मैंने इस बारे में सोचा तो मेरी शक्तियों के हिसाब से तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, वसीम ने कहा। सीनियर, आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? काफी मजा आएगा, राज ने पूछा। उसे वसीम का तरीका थोड़ा भरोसेमंद नहीं लगा था। अगर वसीम खुद उसके साथ चलता तो काफी बेहतर हो सकता था। अभी मेरा मन नहीं है। अपने आकर्षण को बंद रखने के बावजूद भी शाही शेर को अजीब लगा था और वो मुझसे नजरें चुराकर निकल गया। इससे मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया है, इसी कारण मैं ऋषिकेश तक तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता। अब डरना बंद भी करो, मैं तुम्हें दूसरी तलवार पर भेज दूंगा, वसीम ने गहरी सांस लेकर कहा। शाही शेर, अरे यार, तो उनकी गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? राज ने मनी मन सोचा। इसके बाद वसीम ने लोकेश की छोटी तलवार निकाली और उसे उंगली से दबाया। तलवार अपने आप हवा में उड़ने लगी। फिर वसीम ने राज को तलवार पर बिठा दिया। पता बताओ, वसीम ने पूछा। सीनियर, मैं मरूंगा तो नहीं ना? राज ने पता बताने के बाद पूछा।
आराम से रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वसीम ने फोन चलाते हुए कहा। जैसे ही उसे वो जगह मिली उसने तलवार को आदेश दिया। तलवार बहुत धीमी तेजी से आवाज करती हुई आगे बढ़ी। तलवार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि राज की चीखें निकल गईं। राज इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वो उस जगह से लगभग गायब ही हो गया। राज ने पहले कभी इतनी रफ्तार का सामना नहीं किया था। उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें भी ठीक ढंग से खुल नहीं पा रही थी। राज की हालत अभी से खराब होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि इस तलवार के रुकते ही उसे उल्टी होना पक्की बात थी। कभी कभी उसे लगता था कि सीनियर वसीम की मदद लेना उसके लिए जानलेवा हो जाता था, और उसे अभी अफसोस हो रहा था कि उसने सीनियर वसीम से मदद मांगी ही क्यों। अगर वो पैदल वापस लौटना चुनता तो कम से कम उसे आंखों के सामने इस तरह मौत तो नहीं देखनी पड़ती। क्या राज सही सलामत अपने पते पर पहुंच पाएगा? अब आगे राज के सामने कौन सा खतरा आने वाला है? राज तलवार पर सीधा लेटा हुआ था। उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी। दिन ब दिन राज की उड़ती तलवार पर बैठने की ख्वाहिश खत्म होती जा रही थी। अगर तलवार पर चिपकाए रहने की काबिलियत नहीं होती तो अब तक राज कितनी ही बार तलवार से गिर चुका होता। अगर सीनियर इसे डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हवा से बचने के लिए भी इसमें कुछ डालना चाहिए था ना। मैं कोई डिलीवरी का सामान नहीं, एक इंसान हूँ। राज ने आंखों में आंसू भरकर सोचा। तलवार की रफ्तार बहुत तेज होने के कारण राज अपने शरीर को सिकोड़कर ही हवा से बच पा रहा था। रफ्तार के अलावा राज को वसीम के इस प्लान में कोई भी अच्छी चीज नजर नहीं आ रही थी। अब राज को लगने लगा था कि ऊंचाई के डर के साथ साथ उसके अंदर रफ्तार का डर भी घर करने लगा था। कुछ ही देर में राज अपने ठिकाने पर पहुंच गया। उसके बाल पूरे खड़े हो चुके थे। किस्मत से उसके बाल शल्य जितने बड़े नहीं थे, वरना कोई भी उसे देखकर यही सोचता कि किसी ने उसे बिजली का झटका दिया था। धीरे धीरे तलवार की रफ्तार धीमे होने लगी और अब तलवार नीचे उतरने वाली थी। राज की किस्मत अच्छी थी कि ये तलवार बंजी जंपिंग वाली नहीं थी, वरना राज की हालत और खस्ता हो सकती थी। रोहन के दादाजी के घर के अंदर रोहन अपने फोन पर गेम खेल रहा था। राज का इंतजार करते करते वो बोर हो गया था। उसे लग रहा था कि राज को किसी ने अगवा कर लिया था। राज ने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी और आज वो इतनी रात को सिगरेट लेने गया। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अगर राज अगले 10 मिनट में वापस नहीं आया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। रोहन के दिमाग में अजीब ख्याल चलने लगे थे। घर के बाहर आंगन में 2 चोर राज की कार को ध्यान से देख रहे थे। वो टॉर्च जलाकर कार के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। अंदर एक बड़ा डब्बा और एक पैकेज है। ये कार औरतें चलाती थी, शायद हमें कुछ काम का मिल सकता है, एक चोर ने कहा। वो जानते थे कि औरतों की गाड़ियों में मर्दों के मुकाबले कुछ काम का मिलने की ज्यादा संभावना थी। मैं कार की खिड़की तोड़ दूंगा और तुम जितना जल्दी हो सके सामान बाहर निकाल लेना, दूसरे चोर ने कहा। ठीक है, मैंने इस गाड़ी को इंटरनेट पर देखा था। इसका अलार्म पीछे की तरफ रहता है। कभी कभी खिड़की तोड़ने पर भी इसका अलार्म नहीं बजता, पहले चोर ने हंसकर कहा। इसके बाद दूसरे चोर ने एक ईंट उठाई और कार की खिड़की तोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी आसमान से कुछ गिरा और उनकी तरफ बढ़ने लगा और तभी दूसरा चोर हवा में दूर उछल गया। वो करीब 5 मीटर दूर जाकर घर की दीवार से टकरा गया। पहला चोर हैरान होकर देखता रह गया। थोड़ी देर तक उसका मुंह खुला का खुला रहा। अरे, क्या मैं ठीक तरह से उतरा? राज ने कहा। इसके बाद उसने अपनी तलवार को उठा लिया। इतने में ही दूसरा चोर दर्द से कराहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी बैल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी हो। उसके शरीर की एक एक हड्डी दर्द कर रही थी। अरे, ये तो चोर लग रहे हैं, राज ने उनकी तरफ देखकर कहा। पहले चोर की आंखें फट चुकी थी, जिसके बाद उसने अपना चाकू बाहर निकाल लिया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल, उसने कहा। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता इसके पहले ही उसे महसूस हुआ कि उसकी दुनिया पीछे की तरफ बढ़ रही थी। किसी ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा था, जिसके कारण वो चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ उछल गया था। अपने साथी की तरह ही वो भी रोहन के दादाजी के घर की दीवार से टकरा गया था। दोनों चोर एक के ऊपर एक पड़े थे। तुम दोनों एकदम सही समय पर यहाँ आए हो, राज ने सिर हिलाकर कहा। राज जानता था कि रोहन उससे इतनी रात को गायब हो जाने के कई सारे कारण पूछने वाला था। ऐसे में अब राज के पास कहने को था कि उसने इन दोनों चोरों को देख लिया था और उन पर नजर रखने के लिए ही वो बाहर गया था।
राज की किस्मत फिर से चमक गई थी। क्या हो रहा है? रोहन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। रोहन, ये मैं हूं, मैंने 2 चोरों को पकड़ा है। राज ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या, चोर? वाह वाह, हमें गांव में कई सालों से चोर नहीं मिले थे। दादाजी, हमने चोर पकड़े हैं। रोहन ने एक्साइटेड होकर कहा। क्या क्या किसी ने चोर कहा? ये भगवान, इन लोगों ने तो चोर पकड़ लिए। रोहन के दादाजी कुछ कह पाते इसके पहले ही किसी की आवाज आई। थोड़ी ही देर में रोहन, यासीन, रोहन के दादाजी, रोहन की दादी जी और पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए। चोर कहाँ है? रोहन के दादाजी ने गरज कर कहा। रोहन के गांव में कई सारे लोग आपस में रिश्तेदार थे, तो जब भी किसी से निपटने की बात आती तो वो सभी एक साथ मिलकर सामना करते थे। जब भी गांव में कोई चोर पकड़ा जाता तो सभी उनकी खबर लेने पहुंच जाते थे। पकड़े जाने के बाद आज तक इस गांव में कुछ ही चोर भागने में कामयाब हो पाए थे। बस इसी कारण लंबे समय से गांव में कोई चोर नहीं घुसा था, क्योंकि एक तो उन्हें चुराने के लिए कुछ नहीं मिल पाता था, जबकि पकड़े जाने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती थी। जब पिछली बार चोर पकड़ा गया था तो पुलिस के आने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहां रहे, वो लोग किनारे पर हैं, राज ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद पड़ोसी वहां गए और चोरों को मारने लगे। रस्सी किसके पास है? चलो इन्हें बांधकर पुलिस के पास ले चले। थोड़ी देर बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, मैं आ रहा हूं, मेरे पास रस्सी है। तुरंत ही एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो इस सब काम में काफी तजुर्बे वाला लग रहा था। उसने काफी जल्दी दोनों चोरों के हाथ पैर बांध दिए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उन दोनों के शरीर भी बांध दिए। क्या ये वाकई किसी इंसान को बांध रहा है? इसे देखकर तो लगता है जैसे ये किसी केकड़े को बांधना चाह रहा था। राज ने मनी मन सोचा, इनके पैर बांधने की जरूरत नहीं है, हमें अभी इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, और तुम इनका शरीर क्यों बांध रहे हो? तुम इन्हें केकड़ों की तरह बेचने ले जाना चाहते हो क्या? तभी किसी ने कहा, क्या ये वाकई केकड़े बेचता है? राज ने हैरान होकर सोचा, अरे माफ करना, ये मेरी आदत बन गई है। रस्सी वाले आदमी ने हंसकर कहा। सब काम से निपटने के बाद रोहन के दादाजी और गांव वाले चोरों को पास के पुलिस स्टेशन ले गए। राज ने अपनी किस्मत को शुक्रिया कहा, क्योंकि इन चोरों ने उसे एक अच्छा बहाना दे दिया था। रोहन के दादाजी के घर 2 दिन रुकने के बाद यासीन और राज ने देहरादून की तरफ जाने का मन बनाया, जबकि रोहन ने कुछ दिन और दादाजी के पास रुकने की ठानी। कार चालू हुई, जिसमें स्ट्रॉबेरी के डिब्बे रखे थे। ये राज के पिछले दिनों की मेहनत के फल थे। रोहन के दादाजी राज और यासीन को जाता देखकर काफी देर तक हाथ हिलाते रहे। राज के आने के बाद से ही गांव में हो रही सभी बुरी चीजें खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्गों की कमजोर हालत में भी सुधार होने लगा था। ये रोहन के दादाजी को बहुत खुश कर गई थी। देहरादून पहुंचकर यासीन को छोड़ने के बाद राज शल्य के घर की तरफ गया। सीनियर वसीम, टफी, मैं वापस आ गया, राज ने सारा सामान निकालते हुए कहा। दरवाजा खोलने के बाद राज को थोड़ी हैरानी हुई। उसके लिए ये घर जाना पहचाना था, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ अनजान सा लग रहा था। फिर उसने चुपके से दरवाजा लगा दिया। राज को पूरा यकीन था कि ये शल्य का ही घर था, लेकिन घर का अंदर का नक्शा एकदम बदला बदला सा था। दीवारें, छज्जा, रोशनी, घर के बिजली के सामान, सब कुछ बदल चुका था। मैं बस 2 दिनों के लिए यहाँ से बाहर गया था, राज ने हैरान होकर सोचा। तभी वसीम राज के बगल में आ गया। राज, तुम्हें ये बदलाव कैसा लगा? वसीम ने पूछा। राज ने अपनी पलकें झपकी। बढ़िया है। थोड़ी देर बाद राज ने सिर हिलाकर कहा, अगर सिर्फ डेकोरेशन की बात की जाए तो पहले के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा अच्छा था। राज के पास इसकी तारीफ के लिए ज्यादा शब्द नहीं थे। लेकिन सीनियर ने पूरे घर को ही क्यों बदल दिया? राज ने मनी मन सोचा, लेकिन उसे ये सवाल पूछने लायक नहीं लगा। वो वसीम के मन की बात थोड़ी थोड़ी समझ गया था। राज का जवाब सुनकर वसीम ने राहत की सांस ली। राज ने कहने के लिए अपना मुंह खोला। वो वसीम को याद दिलाना चाहता था कि ये शल्य का घर है, ऐसे में उसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वसीम को राहत की सांस लेता देखकर राज को ऐसा कहना ठीक नहीं लगा। सीनियर, मैं अपने दोस्त के गांव से स्ट्रॉबेरी लेकर आया हूँ, क्या आप खाना चाहेंगे? राज ने एक डिब्बा खोलकर कहा। वो पूरा स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ था। ये तो काफी कमाल है, वसीम ने एक स्ट्रॉबेरी खाकर कहा।
मैं जानता हूँ, हमने खुद इन्हें तोड़ा है। ये बहुत ही कमाल का तजुर्बा रहा। अगली बार हम दोनों वहां चल सकते हैं। अब गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं और मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो मैं आपको कहीं भी घुमाने लेकर चल सकता हूँ। अगर हम देहरादून में ही रहे तो हम बहुत सी जगह नहीं देख पाएंगे। राज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में हमें हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाना है। वसीम ने कहा। हाँ, राज ने मुस्कुराकर कहा। हालांकि वो हवाई जहाज उड़ाने के पहले बाबा बैरागी से एक स्पेस सूट लेना चाहता था, क्योंकि वसीम हवाई जहाज को कहां तक उड़ाने वाला था ये कोई नहीं जानता था। बस इसी कारण राज अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखना चाहता था। अभी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी टफी वहां आया। राज, सुनने में आया कि तुम बेवकूफ बाबा बैरागी से मिले थे। टफी ने राज की तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं उनसे मिला था। राज ने टफी को पकड़कर कहा, क्या बेवकूफ बाबा बैरागी ने तुम्हें बताया कि वो मुझे घर वापस कब ले जाने वाला है? टफी ने एक्साइटेड होकर पूछा। जब भी टफी घर से भागता था, बाबा बैरागी हमेशा तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता था। लेकिन इस बार 1 महीने बीत चुका था और बाबा बैरागी अभी तक टफी को लेने नहीं आया था। ये बात टफी को हजम नहीं हो रही थी। सीनियर ने कहा है कि अभी कुछ दिन और। उन्होंने कहा है कि जब वो बादल को पॉकेट मार कबीले से पकड़ लेंगे और उसे कैद कर देंगे तो वो तुम्हें ले जाएंगे। राज ने ईमानदारी से जवाब दिया। वो उस मूर्ख बादल को पकड़ने के बाद आएगा। क्या वो बेवकूफ बाबा बैरागी मुझे नजरअंदाज कर रहा है? टफी ने दांत पीसते हुए कहा। राज ने बेमन से हंस दिया। ठीक है, अब उस बेवकूफ बाबा बैरागी के बारे में मुझे बात नहीं करनी। तुम कल ऑनलाइन नहीं थे ना? शायद ग्रुप में कुछ हुआ है। टफी ने राज की गोद से उतरकर कहा। हाँ, कल मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। मैं अपना चार्जर ले जाना भूल गया था। क्या कोई मुझे पूछ रहा था? राज ने जवाब दिया। हालांकि ये राज के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा था। एक तो वो अपनी डिवाइस लेकर नहीं गया, फिर उसने फोन को चार्ज भी नहीं रखा। क्या वाकई जब शल्ले वापस लौटेंगे तो तुम उससे बैटरी चार्ज टेक्निक करना सीख लेना। कभी कभी ये काफी काम आ सकती है। अगर तुम ठीक ढंग से तड़ित हस्त सीख गए तो तुम्हें कभी भी चार्ज करने वाली समस्या नहीं होगी। टफी ने कहा। बैटरी चार्ज टेक्निक? क्या ऐसा भी कुछ होता है? लगता है ग्रुप के सीनियर ने फोन और लैपटॉप से जुड़ी काफी चीजें अपने आप ही सुलझा ली हैं। राज ने हैरान होकर सोचा। जब राज और टफी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वसीम ने एक डिब्बा उठाया और स्ट्रॉबेरी खाने लगा। वो काफी अच्छे मूड में लग रहा था। इसके बाद राज हॉल में गया और सारा सामान रख दिया। फिर राज ने पहाड़ी महारथियों का ग्रुप खोल लिया। नए मैसेज कल दोपहर के थे। सबसे पहला मैसेज पंखुड़ी का दोपहर 2 बजे का था। राज, क्या तुम ऑनलाइन हो? मैंने भूत से सिंक बिठा लिया है। क्या तुमने सोच लिया कि तुम छुट्टियों में कहां जाने वाले हो? अगर नहीं तो क्या हम रहस्यमय टापू जा सकते हैं? पंखुड़ी ने कहा। तभी लंबकड़ ने पंखुड़ी से उसके साथ जाने को कहा। यह पढ़कर राज हैरान रह गया, क्योंकि लंबकड़ कुछ दिन पहले ही वहां गया था। क्या लंबकड़ और बाकी लोग भी अपनी याददाश्त भूल गए थे? आखिर उस टापू पर ऐसा क्या था